नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष कुछ आम जनता है, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ। कितने दिनों तक ये पार्क, मतलब जितने भी पार्क हैं वो बंद थे, अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह हुए हैं ये खुले हुए हैं। इन पे मैडम और सर लोग का क्या राय है, क्या विचार है, ये मैं उनसे जनता के आवाज़ में न्यूज़ 24 में बात करने के लिए मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पार्क के बारे में ये क्या जानना चाह रहे हैं आप, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर हमारा पूछना सर ये है सर कि आप ये सर जो पार्क जो खुला है सर कोविड के बाद ये जो सर खुला है सर, इसमें सर आपको क्या लगता है, ये सर सरकार जो खोली है ये पार्क, ये सर उचित है या अनुचित है? सर पार्क का खोलना देखिए उचित ही कहेंगे, इसलिए उचित कहेंगे कि देखिए पार्क चूँकि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और खुला वातावरण है। और चूँकि हम सारे लोग, जैसा कि आप भी मास्क पहने हुए हैं, तो मास्क पहन करके हम तो घूम सकते हैं इस खुले वातावरण में। यहाँ तो हवा भी अच्छी है, शुद्ध है। और ये कोविड के दौर में जो लोग घर पे भी रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि घर में रहने से वातावरण, तो वहाँ भी हवा का जो ये था, हवा उस तरह से शुद्ध तो मिल नहीं पा रहा था। और ये खुली हवा में लोगों के घूमने का, जब सारी चीज़ें लगभग खुलते ही जा रही हैं, तो ये पार्क को बंद करना मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि पार्क को भी खोल दिया है। अभी सर आप जानते हैं कि एक जो कोरोना है वो बिहार में बढ़ते ही जा रहा है, घटने का कोई ये इसका चांस नहीं है। अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने ये चुनावी दौर देखकर ये पार्क खोल दिया है। मैडम इस पर मैडम का क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि पार्क तो खुला है, ये सही बात है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, हर व्यक्ति मास्क पहने, सब लोग मास्क पहने और इसका ध्यान रखा जाए। जैसे कि एंट्री तो कर रहे हैं मास्क पहनकर, लेकिन फिर सब मास्क हटा दे रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग ये सब का। तो ये मैडम यहाँ पे सारे आम मैंने देखा, अभी भी देखा है बहुत कुछ लोगों को, मतलब यहाँ पे जो 75% लोग हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ा रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं। मैडम इस पर मैडम का क्या विचार है? इस पे है कि खुद को समझना चाहिए, खुद को सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, जब तक खुद अपने स्तर से आप लोग नहीं समझेंगे, आप खुद से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें इसको, बस इतना ही। इस बार सरकार सर किसकी सरकार आनी चाहिए सर, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे तो अभी ये देखिए, मतदान के बाद जब आप लोग एग्जिट पोल दें, ओपिनियन पोल देंगे, तब ये पता चलेगा। यहाँ की बिहार की जो शुरू से ही राजनीति रही है, राजनीति विकास का मुद्दा शुरू होता है और वो जातिवाद पे जाकर ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह से अभी गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और स्वार्थ की राजनीति हो रही है, इस दौर में ये एकदम से एक सिरे से ये कह देना कि इसकी सरकार बन जाएगी, ये तो जब भी बनेगी आपको भी पता है गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। तो ये गठबंधन की स्तर पर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के समय में भी आपने देखा कि गठबंधन, महागठबंधन बना था आरजेडी के साथ, फिर बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उन्होंने फिर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाते हुए फिर नई सरकार बनाई। तो ये गठबंधन बिहार में इस तरह से है कि कब गठबंधन कट के और फिर दूसरी नई सरकार दूसरी पार्टी के साथ बन जाएगी, ये भी कहना जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये महागठबंधन भी फिर नए सिरे से बन सकता है, फिर एनडीए से भी कुछ घटक टूट करके फिर अलग नई सरकार बना सकते हैं, जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी जो रवैया आपने देखा है। या फिर अभी कुछ दिन पर कल की बात है, जो मदन सहनी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें हो गई थी जिस तरह से लग रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से कहा कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है। तो ये आपको खुद देखने से ही आम जनता जो है यही महसूस करती है कि सभी लोग सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, बिहार से और बिहार के विकास से मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ जिनकी संख्या जाति के आधार पर अधिक है, वहाँ वहाँ की राजनीति लोग कर रहे हैं। और ये सामाजिक न्याय का ये कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो यही समझ में आ रहा है कि जाति विशेष की राजनीति करते हुए और सामाजिक न्याय जैसा एक बहुत बड़ा पहलू को सामने रख रहे हैं, लेकिन बुनियादी समझ नेताओं में देखने को नहीं मिल रही है। खास करके जो युवा नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ नहीं रहे हैं। जैसे मदन सहनी की ही बात की जाए, उन्होंने महागठबंधन की बात की, महागठबंधन में हम आए हैं सामाजिक न्याय के लिए, और अचानक वही कुछ सीटें इधर से उधर हो गई कि उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि खंजर घोंपा गया है।
तो इस तरह की राजनीति है बिहार में। इसमें ये क्या मैडम आप इस बात सर के बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और मैं शिक्षा पे भी बोलना चाहूँगी कि पार्क वगैरह खुल गए हैं या लॉकडाउन था तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो पढ़ पा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे जो गरीब घर से हैं वो इन चीज़ों से वंचित थे। तो सरकार को इस पे सोचनी चाहिए थे कि वो बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड करे और टीचर, ताकि बच्चे सब पढ़ सकें जो वंचित हों। सर आपसे मेरा तीसरा सवाल सर ये है कि सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या, शिक्षा है या सर पॉपुलेशन है? ये बेरोजगारी का मुख्य कारण न तो अशिक्षा है या शिक्षा है। देखिए बिहार की ही बात कीजिए, बिहार में एकेडमिक एजुकेशन की क्या स्थिति है। विश्वविद्यालयों में बिहार में मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्तर की पढ़ाई हो रही है, जबकि नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पिछले विगत 2 सालों में हुई है। लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है और जिस तरह से विद्यार्थी लोग कॉलेज जाते हैं, मैं यहाँ नहीं देख पाता हूँ। मैं खुद BHU से पढ़ाई किया हूँ, क्योंकि यहाँ एकेडमिक माहौल नहीं था। डिग्री कॉलेज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप जा कर के क्लास में पढ़ सकें, इसलिए मैंने दूसरे जगह का रुख किया। मैडम क्या विचार है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसका शिक्षा ही बताया जाएगा। मैं कुछ और बोलना शिक्षा ही होगा। देखिए बेरोजगारी का दूसरा सबसे मतलब है कि आपको जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहें उसकी बुनियादी शिक्षा आपको मिले। ये डिग्री बटोरने से बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है, और जब तक आपको अच्छी डिग्री एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मिलती है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं रोजगार परक सिद्ध होगी। और इसके लिए युवाओं को आगे बढ़ना होगा। स्टार्टअप पॉलिसी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है सब कागजी रह जाती हैं। क्योंकि यदि मुझे बुनियादी ज्ञान नहीं है और उस चीज़ की डिग्री मैं लिए घूम रहा हूँ तो बुनियादी ज्ञान के अभाव में उस डिग्री का तो कोई मतलब नहीं है, आपको रोजगार मिल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि आपके सामने बुनियादी शिक्षा जो मिलनी चाहिए एकेडमिक स्तर पे वो हो नहीं पा रही है, और वो बुनियादी जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा के लेवल पे वो हो नहीं रहा है। तो बेरोजगारी आपरूपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटने का तो कोई नाम नहीं है। सर मेरा सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि ये जो NDA की सरकार है, माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक बहुत बड़ा हथियार है ये। जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, इनके लिए बहुत बड़ा हथियार ये है कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, गरीबी मिटाया जा रहा है या सब ये गरीबों को मिटाया जाता है? देखिए गरीबी मिटाओ जो एक बहुत बड़ा टर्म है, गरीबी मिटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी के ज़माने से ही दिया जा रहा है, गरीबी मिटाओ। लेकिन है क्या कि जब भी मतदान होता है हम लोग खुद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें गरीबों का ही योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज उन्हीं का होता है। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो आपसे सवाल करने लगेंगे, और जब आपसे सवाल करने लगेंगे तो आपको सवाल का जवाब देते जब नहीं बनेगा तो इसके लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि आप सिर्फ नारा देंगे कि गरीबी हटाओ, लेकिन आप गरीबी हटाएंगे नहीं, क्योंकि जब गरीबी हटा देंगे तो गरीब वोट देने नहीं जाएगा, गरीब रोजगार परक हो जाएगा, आपसे सवाल पूछने लगेगा। और सवाल किसी के पास सवाल का जवाब नहीं होता है, सिर्फ टर्म होता है सामाजिक न्याय, गरीबी हटाओ, सबको रोजगार, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारे हैं। और नारों से भारत का विकास नहीं होने वाला, और सिर्फ नारों के माध्यम से भारत विश्व गुरु भी नहीं बनने वाला है। जनता के बारे में बात करेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।